गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा 9वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है रासायनिक तुल्यता नियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो बच्चों डेफिनेशन सुनिएगा। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अभिकारी भारों का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो एक संबंध निकला हुआ है बच्चों, पदार्थ ए का अभिकारी भार बटे पदार्थ बी का अभिकारी भार इज इक्वल टू पदार्थ ए का तुल्यांकी भार बटे पदार्थ बी का तुल्यांकी भार। अब यहाँ देखेंगे पदार्थ ए का जो अभिकारी भार, इसका ऐसे तिरछा तिरछा गुणा हो जाएगा, इसका ऐसे ऐसे गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा है तो यहाँ भी इसको हम भाग के रूप में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यह करके हम इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, पदार्थ ए का अभिकारी भार, पदार्थ ए का अभिकारी भार बटे पदार्थ ए का तुल्यांकी भार, क्या तुल्यांकी भार इज इक्वल टू पदार्थ ए का तुल्यांकी भार, पदार्थ ए का तुल्यांकी भार, सॉरी यहां हो जाएगा पदार्थ बी का अभिकारी भार बटे पदार्थ बी का तुल्यांकी भार, क्या तुल्यांकी भार। एक संबंध हमारा ये निकल गया बच्चों। अब हम इसी संबंध से हम निकाल सकते हैं बच्चों एक और संबंध, यह करके हम बता सकते हैं पदार्थ ए के तुल्यांकों की संख्या, पदार्थ ए के तुल्यांकों की संख्या इज इक्वल टू पदार्थ बी के तुल्यांकों की संख्या। अब देखिए इतना हो गया आपका, ये तो हो गया आप लोगों का रासायनिक तुल्यता नियम और आपका संबंध बताया गया। मैंने आप लोग रासायनिक तुल्यता नियम में बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अभिकारी भारों का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होता है। फिर मैंने यहाँ आपको एक संबंध बताया। अब मैं यहाँ आप लोगों को दूसरा टॉपिक बताने जा रहा हूँ, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार, ये टॉपिक है आपका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक केमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट, ठीक, और इक्विवेलेंट वेट। चलिए इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा केमिकल इक्विवेलेंट और एंड क्या इक्विवेलेंट वेट। इसमें क्या संबंध होता है, इस संबंध से हम बच्चों यह निकाल सकते हैं किसी पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान, तुल्यांकी भार और उसके तुल्यांकों की संख्या में निम्नलिखित संबंध होता है। तो यहां लिखेंगे पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या, पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या इज इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार, क्या पदार्थ का तुल्यांकी भार, क्या पदार्थ का तुल्यांकी भार। ये आ गया। अगर हमें किसी भी पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या निकालना है तो जितना पदार्थ का द्रव्यमान रहेगा बटे क्या हो जाएगा पदार्थ का तुल्यांकी भार हो जाएगा। अब बात आती है तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो बच्चों पदार्थ का अणुभार, उसकी अम्लीयता, क्षारीयता निकाली जाती है। क्या यहाँ हम तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला मतलब है कि पदार्थ का अणुभार बटे अम्लीयता या क्षारीयता।
चलिए ये तो हमारा हो गया। मैं आप लोगों को अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। क्या? द्रव्य की अविनाशिता का नियम। देखिएगा, द्रव्य की अविनाशिता का क्या नियम है। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अविनाशिता, जो अविनाशी न हो अर्थात जो नष्ट ना हो, उसी का नियम पढ़ना है। कौन नष्ट ना हो? द्रव्य। तो सब लोग आप जानते हैं बच्चों, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जा सकता है, परंतु द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार, क्या? इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप देखिएगा, यहाँ जैसे आप लकड़ी लेते हैं तो लकड़ी एक प्रकार का क्या है? द्रव्य है। उसको हम नष्ट नहीं करते हैं बल्कि एक रूप में दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं। विभिन्न प्रकार के फर्नीचर्स को तैयार करते हैं, तो हम वहां क्या किए? एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या किए? परिवर्तित किए। चलिए आगे देखते हैं। कुछ बच्चे और कंफ्यूज होंगे, हम फर्नीचर तैयार किए वो भी द्रव्य है, ठीक है। अगर हम जला देंगे तो हम नष्ट कर देंगे? नहीं, जलाएंगे भी तो नहीं नष्ट करेंगे। देखिए, तो यहाँ जब जलाएंगे तो बच्चों विभिन्न प्रकार की गैसें बनेगी और क्या लाइट मिलेगा और हीट मिलेगा। तो वहां अगर हम 5 किलोग्राम लकड़ी को हम क्या करते हैं? जलाते हैं, तो उनके गैसों को कलेक्ट करके प्रकाश और हीट को कलेक्ट कर देंगे, तो वेट करेंगे तो 5 किलोग्राम ही होगा। तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट, बल्कि क्या किया गया? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया गया है। इसी प्रकार से मिट्टी है, मिट्टी को हम क्या करते? विभिन्न प्रकार के पात्र भी बना देते हैं, चाहे मिट्टी हो, चाहे आयरन हो, चाहे जो भी हो। हम आप कोई भी धातु हो तो उसको हम क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं, उसको हम नष्ट नहीं करते हैं। ये तो होगा द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अब मैं आप लोगों को अगला नियम बताने जा रहा हूं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक, सॉरी एनर्जी, ठीक। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, जैसे आप लोगों ने द्रव्य की अविनाशिता का नियम पढ़ा, वैसे ही क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप में दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप लोगों ने देखा, अभी हम यहाँ बताएं कि लकड़ी को आप जलाएंगे, लकड़ी में क्या है? ऊर्जा है। तो जब लकड़ी जलती है तो उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, बल्कि वहां पर क्या हो? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप परिवर्तित किया है। आप लकड़ी को जलाएं, वहां हमें क्या मिला बच्चों? प्रकाश मिला, उष्मा मिला। तो यहाँ क्या हुई? ये जो लकड़ी में ऊर्जा थी वो प्रकाशीय और उष्मीय ऊर्जा में क्या हुई? कन्वर्ट हो गई। इसी प्रकार से जैसे हम बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब में पहले करंट प्रवाहित किया जाता है, तो करंट में कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा जब बल्ब में किस में कन्वर्ट हो जाती है? उष्मीय ऊर्जा में, अर्थात उसका फिलामेंट क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब गर्म और लाल होगा तो क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश। तो ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा से किस में कन्वर्ट हो गई? प्रकाशीय ऊर्जा में। तो यहाँ आप ऊर्जा को नष्ट नहीं किए बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किए हैं। अब अगला नियम है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता
तुल्यता नियम, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। यहाँ देखिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, ये हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम को मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। तो बच्चों इस नियम का जो प्रतिपादन किया था, अर्थात जो नियम दिया था 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक, कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था। तो बच्चों इस नियम पर एक क्या दिया था, समीकरण दिया था। क्या दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था E बराबर क्या होता है mc²। E क्या है? एनर्जी है, और m क्या है? द्रव्यमान है। c क्या है? प्रकाश का वेग होता है। ध्यान दीजिए, क्या है? c क्या है? प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 2.997 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, या इसको हम सेकंड इनवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? सेकंड इनवर्स कर सकते हैं, या इसी को हम यह करके हम लिख सकते हैं c = 2.9 यहाँ 8 कर सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा 10⁸ मीटर, क्या हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। ये हो गया बच्चों द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। इस नियम के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था E बराबर mc²। E क्या है? एनर्जी है, और m क्या है? मास है, द्रव्यमान है, c क्या है? प्रकाश का वेग है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के साथ उपस्थित हूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।